नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। कोविड-19 के दौरान रोजगार गारंटी वर्ष 2020 के लॉकडाउन के बाद के वर्ष में मनरेगा की भूमिका शीर्षक से एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की गई। केंद्र सरकार ने डेटा सेंटर्स को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया। भारत में अंतरिक्ष इकोसिस्टम का विकास, समावेशी समृद्धि पर बल शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2022 रिपोर्ट जारी की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पराली जलाने से रोकने के लिए पैलेटाइजेशन और टॉरफैक्शन संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कोविड-19 के दौरान रोजगार गारंटी वर्ष 2020 के लॉकडाउन के बाद के वर्ष में मनरेगा की भूमिका शीर्षक से एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की गई। ये अध्ययन अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट ने अन्य संस्था के साथ मिलकर किया है। ये अध्ययन बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किया गया है। अध्ययन के मुताबिक मनरेगा के तहत प्राप्त मजदूरी ने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण आय को हुए नुकसान की 20% से 80% तक भरपाई करने में मदद की है। इस अध्ययन में कई मुद्दों को रेखांकित किया गया है। मनरेगा के तहत काम करने के इच्छुक सभी जॉब कार्ड धारक परिवारों में से लगभग 39% को वर्ष 2020-21 में एक दिन का भी काम नहीं मिला। कार्य नहीं मिलने का मुख्य कारण अनुमत कार्यों की कमी रही है। इस योजना के तहत काम करने वाले केवल 36% परिवारों को ही 15 दिनों के भीतर उनकी मजदूरी मिली है। जिन परिवारों का कुछ काम मिला, उन्हें आवश्यकता से लगभग 64 कम कार्य दिवस प्राप्त हुए। इसका मतलब है कि प्राप्त कार्य दिवसों की संख्या वांछित कार्य दिवसों की तुलना में बहुत कम थी। इसकी प्रमुख सिफारिशों के मुताबिक श्रमिकों द्वारा कार्य दिवसों की मांग की पूर्ति के लिए मनरेगा मजदूरी आवंटन को कम से कम 3 गुना बढ़ाने की जरूरत है। मनरेगा मजदूरी दरों को बढ़ाकर कम से कम राज्य न्यूनतम मजदूरी या 375 रुपए प्रतिदिन किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि अनूप सतपथी समिति ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 375 रुपए प्रतिदिन तय करने का सुझाव दिया था। मनरेगा मजदूरी के भुगतान में शामिल प्रत्येक एजेंसी को सोशल ऑडिट के दायरे में लाया जाना चाहिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण विकास मंत्रालय का मांग संचालित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। ये उस प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिवसों का गारंटीकृत मजदूरी आधारित रोजगार प्रदान करता है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से तैयार होते हैं। कई वर्षों से जारी उच्च मुद्रास्फीति के बीच सरकारी अनाज भंडार 5 वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय खाद्य निगम के आंकड़ों के मुताबिक 1 अक्टूबर को सरकारी गोदामों में गेहूं और चावल का कुल भंडार 511.4 लाख टन था। ये 1 अक्टूबर 2017 के बाद से सबसे कम भंडार है। इस अनाज भंडार में आई गिरावट के कई कारण हैं। इस बार रबी विपणन सीजन 2022-23 के दौरान गेहूं की कम खरीद की गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न योजना को जारी रखा गया। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न की कीमतों को बढ़ा दिया है। इससे किसान निर्यात के लिए निजी व्यापारियों को अपनी उपज बेच रहे हैं। अब बफर स्टॉक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि वस्तुओं और पण्यों की कीमतें स्थिर रहती हैं। वर्तमान में भारत में अनाज मुद्रास्फीति 8 वर्षों के उच्चतम स्तर पर है। अनाज में कमी की स्थिति में आर्थिक संकटों को टालने में मदद मिलती है। उत्पादन या फसल नुकसान जैसी किसी भी अप्रत्याशित घटना से सुरक्षा प्राप्त होती है। खाद्यान्न भंडारण मानदंड केंद्रीय पूल में स्टॉक के स्तर को प्रकट करते हैं। ये वो स्तर है जो खाद्यान्नों की परिचालन संबंधी आवश्यकता और किसी भी समय की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हों। बफर स्टॉक अवधारणा पहली बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश की गई थी। वर्तमान में सरकार द्वारा निर्धारित भंडारण मानदंड में शामिल हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मासिक वितरण आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिचालन संबंधी भंडार, इसके अलावा खरीद में कमी को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा भंडार। बाकी 1 अक्टूबर को सरकारी अनाज भंडार की गेहूं और चावल दोनों के भंडारण को लेकर के क्या स्थिति थी, उसे आप इस ग्राफ के जरिए देख सकते हैं।
भारत में अंतरिक्ष इकोसिस्टम का विकास, समावेशी समृद्धि पर बल शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट इस्पा और अर्न्स्ट एंड यंग के सहयोग से तैयार की गई है। ये भारत में एक समग्र अंतरिक्ष इकोसिस्टम विकसित करने पर बल देती है। इसमें भारत में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के परिदृश्य के बारे में बताया गया है और इसके अलावा देश के सामाजिक आर्थिक विकास में तेजी लाने की इसकी क्षमता का भी आकलन किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के वर्ष 2025 तक 13 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। वर्ष 2014 से वर्ष 2019 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 26 देशों के उपग्रहों के प्रक्षेपण से 167.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा का राजस्व अर्जित किया था। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का केवल 2% है। हालांकि निजी क्षेत्र की भागीदारी से ये 8% तक पहुंच सकता है। अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की भागीदारी का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इससे अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों और सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकता है। इसरो रणनीतिक उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसके अलावा निजी क्षेत्र अंतरिक्ष आधारित किफायती अनुप्रयोगों और सेवाओं के विकास के लिए नवाचार का समावेश करेगा। अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की भागीदारी से जुड़ी कई चिंताएं हैं, जैसे कि अनुमोदनों की संख्या ज्यादा है, स्पष्ट विशेष और पूर्वानुमान योग्य विनियमों का अभाव है, हित संघर्ष की स्थिति मौजूद है क्योंकि इसरो विनियामक और ऑपरेटर दोनों तरह की भूमिकाएं निभाता है। अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस की स्थापना की गई है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के कार्यों को आपूर्ति संचालित मॉडल से मांग संचालित मॉडल में बदल दिया गया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए नई भारतीय अंतरिक्ष नीति तैयार की जा रही है। इसके अलावा वर्ष 2021 में भारतीय अंतरिक्ष संघ गठित किया गया था। केंद्र सरकार ने डेटा सेंटर्स को बुनियादी ढांचे का दर्जा प्रदान किया। जारी अधिसूचना के मुताबिक 5 मेगावाट आईटी लोड की न्यूनतम क्षमता वाले डेटा सेंटर्स को बुनियादी ढांचे के दर्जे के लिए पात्र माना जाएगा। डेटा सेंटर को अवसंरचना उपक्षेत्रकों की हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट में शामिल किया गया है। डेटा सेंटर्स की क्षमता का उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत के संदर्भ में मापन किया जाता है। ये सर्वर के स्केल पर प्रदर्शित होता है जिसे वे अपने सेंटर्स में होस्ट कर रहे होते हैं। डेटा सेंटर्स के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा देने की घोषणा सर्वप्रथम बजट भाषण 2022-23 में की गई थी। बुनियादी ढांचे का दर्जा प्रदान करने से डेटा सेंटर कंपनियों को कम दरों पर संस्थागत ऋण आसानी से मिल सकेगा। विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। साथ ही वर्ष 2020 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डेटा सेंटर नीति प्रारूप जारी किया था। इसके उद्देश्य हैं भारत को एक वैश्विक डेटा सेंटर हब बनाना, इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना और नागरिकों को अत्याधुनिक सेवाएं प्रदान करना। दरअसल डेटा सेंटर्स पर ध्यान देने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि वर्तमान में भारत में डेटा सेंटर्स के लिए स्थापित विद्युत क्षमता लगभग 499 मेगावाट है। वर्ष 2023 तक इसके 1007 मेगावाट तक हो जाने का अनुमान है। डेटा स्थानीयकरण मानदंड भारत में एक मजबूत डेटा सेंटर अवसंरचना स्थापित करने पर बल देते हैं। साथ ही आपस में जुड़ी हुई इस दुनिया में भारत की डिजिटल संप्रभुता की रक्षा के लिए ये बेहद जरूरी है। दरअसल डेटा सेंटर्स एक केंद्रीकृत स्थान में एक समर्पित सुरक्षित जगह है। यहाँ कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग उपकरण बड़ी मात्रा में डेटा एकत्रण, भंडारण, प्रसंस्करण, वितरण या पहुंच की अनुमति देने के उद्देश्य से स्थापित होते हैं। ये कई सेवाएं प्रदान करता है। ये सर्वर आदि को अंतिम उपयोगकर्ता स्थल से जोड़ता है। स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा स्टोर करता है। कंप्यूटिंग संसाधन, वहीं कंप्यूटिंग संसाधन प्रसंस्करण, मेमोरी आदि प्रदान करते हैं जो एप्लीकेशन को चलाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स यानी लीड्स 2022 सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की। लीड्स एक स्वदेशी डेटा संचालित सूचकांक है। ये सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स अवसंरचना, सेवाओं और मानव संसाधनों का आकलन करता है। ये लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की दक्षता को बढ़ाने का एक प्रमुख साधन है। ये वैश्विक मानक की तुलना में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। इसे पहली बार वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में कहा गया कि लीड्स 2022 में वर्गीकरण आधारित ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाया गया है। पिछले संस्करण सभी राज्यों की रैंकिंग प्रणाली पर आधारित थे। इसकी 3 प्रदर्शन श्रेणियां हैं। फर्स्ट है अचीवर्स, 90% या इससे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश।
इसके अलावा दूसरी कैटेगरी है फास्ट मूवर्स की। इसमें 80% से 90% के बीच अंक प्राप्त करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। और तीसरी श्रेणी है एस्पायर्स की, जिसमें 80% से कम अंक प्राप्त करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। आपको बता दें कि लीड सेवाओं की दक्षता का संकेतक है। ये दक्षता व्यापार, प्रतिस्पर्धात्मकता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। ये लॉजिस्टिक्स से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों को सामने लाता है। ये कई बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय सुझाता है। लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने वाले उपायों की पहचान के लिए मार्गदर्शक और अंतराल को कम करने वाला तंत्र प्रदान करता है। इसीलिए इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि राज्यों को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 के अनुरूप अपनी लॉजिस्टिक्स नीति का प्रारूप तैयार करना चाहिए। ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स पोर्टल के अनुसार शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करनी चाहिए। परिवहन मार्गों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स की पहचान करके उनकी स्थिति में सुधार करना चाहिए। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स अवसंरचना के लिए एक समर्पित भूमि बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। दरअसल लॉजिस्टिक्स वस्तु के उद्गम स्थल से उपभोग स्थल तक कुशल परिवहन और भंडारण की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है। एक अनुमान के मुताबिक भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 14.4% का योगदान है। इसमें भूआबद्ध राज्य हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जो अचीवर्स कैटेगरी में आए हैं। इसके अलावा फास्ट मूवर्स हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान, और एस्पायरर्स हैं बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। वहीं तटीय राज्यों की श्रेणी की बात करें तो इसमें अचीवर्स हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु। फास्ट मूवर्स हैं केरल और एस्पायरर्स हैं गोवा और पश्चिम बंगाल। वहीं तीसरी श्रेणी है पूर्वोत्तर क्षेत्र की। इसमें अचीवर्स हैं असम, फास्ट मूवर्स हैं सिक्किम और त्रिपुरा, और एस्पायरर्स हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इसमें अचीवर्स हैं दिल्ली और चंडीगढ़, फास्ट मूवर्स हैं पुडुचेरी और एस्पायरर्स हैं अंडमान एवं निकोबार, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप। अगली खबर पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पराली जलाने से रोकने के लिए पैलेटाइजेशन और टॉरफैक्शन संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने की गतिविधियों को रोकने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें धान की पराली पर आधारित पैलेटाइजेशन और टॉरफैक्शन संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य ताप विद्युत संयंत्रों और उद्योगों में तापीय ऊर्जा के लिए धान की पराली के उपयोग को बढ़ाना है। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और एनसीआर में शामिल राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जिलों में धान की पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाना है। साथ ही इससे पैलेट युक्त टॉरिफाइड धन के पुआल के उपयोग को बढ़ावा देकर उद्योगों और बॉयलरों में जीवाश्म ईंधन के रूप में कमी आएगी। बायोमास आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण कमियों को समाप्त करने में सहायता मिलेगी। पैलेटाइजेशन और टॉरफैक्शन। पैलेटाइजेशन प्रक्रिया में कतरने, सुखाने, पीसने और गोले बनाने की प्रक्रिया शामिल है। टॉरफैक्शन कार्बनिक बायोमास का तापीय शरण है। पैलेटाइजेशन और टॉरफैक्शन इकाइयों के बीच प्रमुख अंतर एक टॉरफैक्शन रिएक्टर की उपस्थिति है। इस प्रक्रिया के तहत पैलेट्स में बनाए गए या टॉरिफाइड किए गए पुआल को ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ मिलाया जाता है। इसलिए कोयले की बचत होती है और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आती है। पराली जलाना धान, गेहूं आदि जैसी फसलों की कटाई के बाद बचे हुए भूसे को जलाने की एक प्रक्रिया है। इसको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, मीथेन और पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 निर्मुक्त होते हैं। पराली जलाने की समस्या को समाप्त करने के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे कि फसल अवशेषों के स्वस्थानीय प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना आरंभ की गई है। पंजाब और हरियाणा राज्यों में फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित कोयला संचालित ताप विद्युत संयंत्रों को बायोमास आधारित पैलेट्स और टॉरफाइड पैलेट्स को साथ में दहन करने का निर्देश दिया गया है। और आइए अब कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करते हैं। खंडित निर्णय। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में खंडित निर्णय दिया है। जब किसी मामले में पीठ सर्वसम्मति से या फिर बहुमत से निर्णय नहीं ले पाता है तो उस स्थिति में खंडित निर्णय दिया जाता है। आमतौर पर महत्वपूर्ण मामलों के न्यायाधीशों की विषम संख्या
3-5-7 की पीठों का गठन होता है। जिस मामले में खंडित निर्णय दिया जाता है उस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित एक बड़ी पीठ करती है। केंद्र सरकार गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के माध्यम से विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति देगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के विनियमों को अधिसूचित किया है। इन विनियमों के तहत विदेशी शिक्षा केंद्रों की स्थापना और संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। इससे विदेशी विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी में घरेलू विनियमों से मुक्त होकर संस्थानों का संचालन कर सकेंगे। इसमें प्रमुख दिशा निर्देश ये दिए गए हैं कि विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा भारतीय परिसरों में प्रस्तुत किए जाने वाले पाठ्यक्रम और डिग्री विदेशी परिसरों के पाठ्यक्रम और डिग्री के समान होने चाहिए। इसके तहत QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के शीर्ष 500 विदेशी विश्वविद्यालयों या फिर प्रतिष्ठित विदेशी संस्थान भारत में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रकाशित करता है। वर्ष 2022 में सऊदी अरब के बाद भारत दूसरी सबसे तीव्र समृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था होगी। साथ ही भारत वर्ष 2023 में सबसे तीव्र समृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था होगी। भारत की मुद्रास्फीति दर कम है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर ज्यादा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कई चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे कि कच्चे तेल और उर्वरक की ऊंची कीमतें घरेलू मुद्रास्फीति में वृद्धि करेंगी। इसके अलावा वैश्विक मंदी का निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से घरेलू समृद्धि दर में गिरावट की संभावना है। साथ ही बढ़ते व्यापार घाटे और मजबूत डॉलर के कारण रुपए की विनिमय दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड एक विदेशी मुद्रा विनिमय अनुबंध है। इसके तहत दो पक्ष भविष्य में किसी तिथि को प्रचलित हाजिर दर के लिए मुद्राओं के विनिमय के लिए सहमत होते हैं। इसके अंतर्गत एक निश्चित तय तिथि पर और एक परिभाषित वायदा दर पर किसी सहमत राशि के लिए एक NDF निर्धारित किया जाता है। पूर्व सहमत वायदा दर और नियत दर के बीच के अंतर को अमेरिकी डॉलर जैसी परिवर्तनीय मुद्रा में निर्धारित किया जाता है। ये गैर परिवर्तनीय मुद्राओं या भारतीय रुपए जैसी व्यापारिक प्रतिबंधों वाली मुद्राओं में लेन देन करते समय उपयोगी होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ग्लोबल इकोसिस्टम टाइपोलॉजी ये पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को वर्गीकृत और उनका मानचित्रण करने के लिए सोपानिक वर्गीकरण ढांचा है। ये उनकी कार्यात्मक और संरचनात्मक विशेषताओं को एकीकृत करते हुए उनका वर्गीकरण करता है। ये उन पारिस्थितिक तंत्रों की पहचान करने में मदद करता है जो भविष्य में जैव विविधता संरक्षण, अनुसंधान, प्रबंधन और मानव कल्याण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें 6 सोपानिक स्तर शामिल हैं, जिसमें कि ऊपरी 3 स्तर पारिस्थितिक तंत्रों को उनके कार्यात्मक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण के निचले 3 स्तर संरचनागत समानता के आधार पर कार्यात्मक रूप से समान पारिस्थितिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करते हैं। ज्वारीय विघटन घटनाएं। वर्ष 2018 में वैज्ञानिकों ने एक तारे के ब्लैक होल के समीप जाने पर उसके विघटित होने की घटना को दर्ज किया था। वैज्ञानिकों द्वारा पिछले कुछ वर्षों में घटित हुई TDEs के पुनरावलोकन के दौरान इस घटना का पता चला है। टाइडल डिसरप्शन इवेंट्स एक ऐसी घटना को संदर्भित करता है जब एक ब्लैक होल विनाशक रूप से अपने समीप आए तारों को नष्ट करने लगता है। जब कोई तारा किसी ब्लैक होल के पास आता है तो ब्लैक होल अपने गुरुत्वाकर्षण बल से तारे को अपनी ओर आकर्षित करके उसे स्पैगेटिफाई करता है। स्पैगेटिफाई का मतलब है किसी पिंड, पदार्थ, वस्तु आदि को पतला करके लंबा खींचना। इसके बाद लंबा किया गया पिंड ब्लैक होल के चारों ओर कुंडली बनाता है और गर्म होकर एक चमक उत्पन्न करता है, और इस चमक का पता लाखों प्रकाश वर्ष दूर से भी लगाया जा सकता है। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। G7 के कुछ सदस्य देशों ने भारत को जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप पर वार्ता शुरू करने के लिए सहमत करने की योजना बनाई है। JETP दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ के बीच एक समझौता है। ये बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्था को अपनी विद्युत प्रणालियों में कोयले का उपयोग न करने और पेरिस जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। $8.5 के इस बहुराष्ट्रीय उद्यम का लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा निवेश के प्रवाह को प्रोत्साहित करके विद्युत उत्पादन में कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है।
स्लॉथ बियर। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 12 अक्टूबर को प्रथम विश्व स्लॉथ बियर दिवस के रूप में चिन्हित किया। स्लॉथ बियर अपने विशेष लंबे, बिखरे और गहरे भूरे या काले फर और छाती पर सफेद रंग के वी या वाई आकार के धब्बे द्वारा पहचाने जाते हैं। स्लॉथ बियर एकांत प्रिय जीव हैं। ये आमतौर पर प्रकृति में निशाचर होते हैं। ये सर्वाहारी होते हैं। इनका जीवन काल 40 वर्ष का होता है। ये नेपाल और श्रीलंका में अपनी सीमित आबादी के साथ भारतीय उपमहाद्वीप के लिए स्थानिक हैं। ये भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध हैं और IUCN में इनकी स्थिति वल्नरेबल की है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।